हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है और ना ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। सो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, यू कैन एक्सेस दैट। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना एग्रीकल्चर, इसमें बस आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। वो किस इंडिया के रीजन में उगती हैं और उन्हें कितनी रेनफॉल चाहिए, कितने टेम्परेचर में उगती है, कौन सी सॉइल पे वो उगती है। बस ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, याद करनी है एंड दैट्स इट। ठीक है। तो यही चीज़ है इस चैप्टर में। और अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जल्दी जल्दी क्या मतलब, कम टाइम में फुल डिटेल के साथ। ओके, शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर बता दो क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब नेचर से रिलेटेड है। और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन ना, मतलब आधे से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने रोजी रोटी के लिए। ठीक है। अच्छा, फार्मिंग प्रोसेस यानी कि खेती बाड़ी का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो हल चलाते हैं ना, जमीन को उथल पुथल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं, सोइंग करते हैं, फिर पानी डालते हैं, इरिगेशन। फिर उसके बाद वीडिंग क्या होती है, जो बेकार की घास फूस होती है उनको निकाल देते हैं। मेन्योर यानी कि खाद वाद डाल देते हैं और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं ताकि कोई इंसेक्ट्स क्रॉप्स को बर्बाद ना कर दे। फिर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जब फसल पूरी बन के तैयार हो जाती है तो उनको काट दिया जाता है। और थ्रेशिंग क्या होती है, आपने देखा होगा एक मशीन है जिसका नाम थ्रेशर होता है। ठीक है। थ्रेशर से क्या करते हैं, जो गाय भैंसों का, भेड़ बकरियों का भूसा होता है वो अलग हो जाता है, गेहूं या फिर जो क्रॉप्स होती है वो अलग हो जाती है। इस टाइप से थ्रेशिंग होती है। तो ये खेती बाड़ी का प्रोसेस हो गया है ना। जो लोग जाते होंगे अपने गाँव वगैरह में उनको पता होगा कि थ्रेशर क्या होता है, ट्रैक्टर वगैरह उन सब ने देखे होंगे। तो अगर आपने नहीं भी देखा तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अब हमें इंडिया में भी फार्मिंग अलग अलग टाइप की होती है। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर कमर्शियल फार्मिंग एंड चौथा है प्लांटेशन। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसको, है ना। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, वो छोटे से पैच ऑफ लैंड पे, छोटी सी ज़मीन पे प्रैक्टिस की जाती है कुछ औज़ारों के साथ, जैसे कि आपका हो, डो, डिगिंग स्टिक्स, मतलब वो हल से। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हल से खुदाई की जा रही है खेत की, हल जोतना जिसको कहते हैं। तो वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है कि छोटे से लैंड के एरिया पे आप इन सभी टूल्स की मदद से आप खेती बाड़ी कर रहे हो और कम्युनिटी लेबर या फिर फैमिली वाले उस खेत को खेत में क्रॉपिंग कर रहे हैं इस इन सब की मदद से। इस टाइप की फार्मिंग मॉनसून के ऊपर भाई बड़ी डिपेंड रहती है। कोई भी खेती हुई मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, बाकी कंडीशन कैसी है एनवायरनमेंट की, अच्छे से धूप आ रही है, नमी है हवा में या नहीं। तो इसकी वजह से, इन सभी फैक्टर्स की वजह से ही क्रॉप्स जो है ग्रो करती हैं। इसी में एक पार्ट होता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, वो अपनी ज़मीन के टुकड़े को साफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉप्स अभी अभी उगी हैं, हार्वेस्ट हो गई, थ्रेशिंग हो गई, अब वो अपनी उस लैंड के पैच को साफ कर देते हैं और दोबारा से कोई नई जो क्रॉप है वो उगा दे देते हैं। ठीक है, ताकि उनकी फैमिली का गुजारा चल सके। लेकिन अगर उन्हें ये दिखता है कि उनकी अभी इस ज़मीन पर, इसकी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसने अपनी फर्टिलिटी डिक्रीज कर दी, तो क्या करते हैं, जो वो छोटी मोटी घास वगैरह, घास फूस वगैरह बच नहीं जाती खेत में हार्वेस्टिंग के बाद, वीडीसाइड्स जिसको हम बोलते हैं, उनको साफ करके और उस खेत में ना वो आग जला देते हैं उस क्रॉप्स, बची हुई क्रॉप्स के ऊपर, ताकि वो वहीं पे जल जाए। फिर वो क्या करेंगी, वो जो जली हुई क्रॉप्स है वो मिट्टी के नीचे वाली लेयर्स में जाती जाएंगी और कुछ टाइम बाद उस मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट हो जाएगा, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और वापस आने के बाद दोबारा खेती बाड़ी हो सकती है उस लैंड पे, है ना। तो इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ओके। अब आती है हमारी सेकेंड टाइप की फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, ये उस जगह पर होती है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर ज़्यादा खाने की डिमांड होती है। इसको हम इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पर लेबर्स ज़्यादा काम करते हैं और यहाँ पर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट जाते हैं। बायोकेमिकल यानी कि जो केमिकल वगैरह होते हैं ना क्रॉपिंग सिस्टम में, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, वो सब डलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। और इरिगेशन भी ज़्यादा लगता है। तो ये होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। समझ में आया।
ओके। अब हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि वही आपके HYV सीड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, ज़्यादा क्रॉप्स उगेगी, है ना, और ज़्यादा आपका इरिगेशन लगेगा। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा अच्छी इनकम हो और ज़्यादा क्रॉप्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट है भाई भाई हमारा प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है ये भी कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है, जहाँ पर एक बड़े से एरिया में सिंगल क्रॉप उगाई जाती है और HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। और माइग्रेंट लेबरर की वजह से, मतलब जो लेबरर लाइक बिहार से आए हैं हरियाणा में खेती बाड़ी करने के लिए, तो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, ठीक है। तो वो होती है प्लांटेशन। अब क्रॉपिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। तो 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में, खरीफ, रबी और ज़ैद, ठीक है। ये खरीफ और रबी तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बताओ क्या होता है खरीफ? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम खरीफ पढ़ लेते हैं। खरीफ कब होता है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून की, मतलब जब मॉनसून आ रहा होता है और विंटर की स्टार्टिंग तक, कंटिन्यूस टिल बिगिनिंग ऑफ विंटर, यानी कि जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये खरीफ सीजन रहता है। इसके अंदर आप इसके अंदर आप राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग और उड़द जैसी दालें वगैरह उगा सकते हो। ये होती है खरीफ। और राबी क्या होती है? ये होती है विंटर की स्टार्टिंग में चालू हो जाता है इसका सीजन, और समर की शुरुआत तक, मतलब 6-7 महीने का टाइम होता है। अक्टूबर से दिसंबर टू अप्रैल जून तक ये रबी का सीजन चलता है। इसके अंदर आपके गेहूं, बार्ले, ग्राम एंड ऑयल सीड्स आ जाती हैं। और जैद क्या होता है? ये छोटा सा क्रॉप सीजन होता है रबी एंड खरीफ सीजन में, और इसमें आपकी उगती है जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, कुछ वेजिटेबल। फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती है? जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह खाती हैं। और कुछ मेजर क्रॉप्स भी, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं राबी और खरीफ में। राबी देखो, ये स्टार्ट होता है जब मॉनसून चले जाते हैं, यानी कि अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ही ये सोइंग कर देते हैं सीड्स की। सोइंग इन द सेंस मतलब बो देते हैं सीड्स को। हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की अप्रैल मई में। क्रॉप जो है मॉइस्चर की, कितनी नमी है हवा में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और रबी में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? जैसे कि वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड, रेप सीड्स, इस तरीके से, ओके। और खरीफ देखो, ये स्टार्ट होती है जब मॉनसून आता है। फिर उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स कब होती है, मतलब बीज कब बोए जाते हैं? जुलाई जुलाई जून या फिर अर्ली जुलाई में। उसके बाद क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती है सितंबर अक्टूबर में। क्रॉप डिपेंड होती है कि मॉनसून कैसा है। अच्छी बारिश होगी तो अच्छी क्रॉप्स उग जाएंगी, अदरवाइज नहीं, थोड़ी सी कम क्रॉप्स उगेंगी। और इसके अंदर टाइप्स कौन कौन से आते हैं? राइस, मिलेट, मेज, ग्राउंडनट, जूट, कॉटन और बहुत सारी पल्सेस, इस टाइप से। और मेजर क्रॉप्स में कौन कौन सी आती है? फूड क्रॉप, कैश क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। फूड क्रॉप्स में देखो, वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये खाने में यूज होती हैं। कैश क्रॉप्स में आती हैं आपकी टी, रबर, कॉफी, जूट एंड कॉटन। अच्छा, इनका मैप वर्क मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से हर प्लेलिस्ट में से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ SST के सारी बुक्स के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी और हिंदी भी, ग्रामर भी, लिटरेचर दोनों के दोनों, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कवर करवाती हूँ, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फ्रूट, फ्लावर्स और वेजिटेबल, ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं मेजर क्रॉप्स को, ये जो सारी की सारी प्रेजेंट है ना, इन्हीं के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि क्या क्या होता है। तो मेजर क्रॉप्स में इंडिया के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ये सब के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन फटाफट से पढ़ लेते हैं, और इसके अंदर कुछ है नहीं, तो शुरू करते हैं राइस से, ओके। नाउ राइस के बारे में, भाई राइस जो है इंडिया के मेजोरिटी ऑफ द लोग खाते हैं, है ना, तो ये स्टेपल फूड है इंडिया का। क्लाइमेट चाहिए इनको मॉनसून, मॉनसून में काफ़ी अच्छे से उगते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव, और काफ़ी नमी होनी चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। हैवी रेनफॉल चाहिए, और भर भर के इनको इरिगेशन चाहिए, है ना। और उसके बाद एरियाज कौन कौन से हैं इंडिया का? नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, कोस्टल एरिया, डेल्टा रीजन, और स्टेट वाइज पूछे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट और राजस्थान के पार्ट में, है ना। और विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन भी चाहिए होता है। तो ये था राइस, राइस खत्म। आते हैं अब गेहूं के ऊपर। मेन क्रॉप है नॉर्थ वाले एरिया की और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की। गेहूं से ही तो रोटी बनती है। और सॉइल कौन सी चाहिए? एलुवियल और ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल थोड़ा मतलब अचंभा है, पर ये याद रख लेना, वीट भी ब्लैक सॉइल में उग सकता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए इनको? कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और जब ये पक रहे हो तो इनको काफी ब्राइट सनशाइन चाहिए। रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर चाहिए। कहाँ कहाँ पे ये होते हैं? गंगा सतलुज प्लेन, नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया होता है, ठीक है, और डकन प्लेट्यू का जो एरिया होता है। स्टेट्स पढ़ लो, स्टेट्स में ही पता चल जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अगले पे चले, मिलेट्स पे आ जाओ। जवार, बाजरा, राबी जो है इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, ठीक है। और ये जो है मेन फेड क्रॉप्स होती है, जो कि मॉइस्ट एरिया में उगती है, मतलब जहाँ पर नमी वगैरह होती है, और इनको इरिगेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो जवार पे आते हैं भाई। जवार थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। अगर मतलब गेहूं नहीं हो या फिर राइस नहीं हो तो लोग बाग जवार पे ही जाते हैं, ठीक है। तो जवार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये बस बेसिक फैक्ट्स है, 2-3 लाइन है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। बाजरा जो है वो रेतीली सॉइल पे, जैसे कि राजस्थान की डेजर्ट है ना, वैसे उसमें उगता है। और शैलो ब्लैक सॉइल, गहरी ब्लैक सॉइल में भी उग सकता है। स्टेट्स देखो, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। रागी देख लो, रागी जो है वो ड्राई रीजन में उगती है। अच्छे से ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल पे उग सकती है। मेजर स्टेट्स कौन सी है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट्स याद करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपका मैप वर्क एग्रीकल्चर का वो भी अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, तो वो भी याद कर लेना। और स्टेट्स इंपॉर्टेंट है याद करनी, ओके। मेज जो है वो एक क्रॉप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे खाने के लिए भी, इंसानी खाने के लिए भी, और फॉडर यानी कि भेड़ बकरियां गाय भैंसे जो खाती है उनके लिए भी। तो ये एक खारीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए। और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में, ओल्ड एलुवियल सॉइल याद है ना, पहले अभी मैंने करवाया था आपको चैप्टर में भंगर और खादर के बारे में। तो ये भंगर, इसको हम कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल को। ये लूज क्ले होती है, रिवर बेसिन से दूर की साइड होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड एक तरीके से ये जो है लेस फर्टाइल होती है, ओके ना। अच्छा, और स्टेट्स कौन कौन सी है? जैसे कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ओके, और यहाँ पर एक चीज बाय मिस्टेक लिखी गई है, ये ठीक कर लेना। लूज क्ले होती है, सिल्ट और सैंड से भरी होती है, और दिस इज नॉट डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, रिवर बेसिन से दूर पाई जाती है, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, पल्सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक का मैंने आपको समझा दिया था, किस तक का? मेज तक का। अब आते हैं दालों पे। इंडिया में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं, और क्योंकि ये वेजिटेबल में प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होती है, तो दालें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेजर पल्सेस कौन सी है? उड़द की दाल, मूंग की दाल, है ना, चना दाल, तुर, मसूर, पी, ग्राम। ये इनको कम मॉइस्चर चाहिए, कम नमी चाहिए, और ड्राई सूखी कंडीशन में भी उग जाएंगी। और स्टेट कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब फूड क्रॉप्स देख लेते हैं, दानों से अलग, ग्रेन से अलग, है ना। तो होती है जैसे गन्ने। गन्ने, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला ब्राजील है, ठीक है। क्लाइमेट चाहिए हॉट और ह्यूमिड, मतलब काफी गर्म और नमी वाला। बहुत सारी सॉइल्स पे उग सकता है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। और स्टेट्स जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके। नाउ ऑयल सीड्स। तो 2017 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, चाइना के बाद। ग्राउंडनट इज पीनट, ठीक है। और रेप सीड का प्रोडक्शन, और रेप सीड क्या होता है? जो येलो येलो कलर के बीज नहीं होते वो वाले, ठीक है। उसके प्रोडक्शन में इंडिया जो था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, पहला कनाडा है और दूसरा चाइना है, और इन 2017, ठीक है। ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया आर, कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं इंडिया में? जैसे कि ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जो है वो मूंगफली होती है। मस्टर्ड,
और मतलब सरसों, कोकोनट, सीसम यानी कि तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिंसीड और सनफ्लावर। ओके, आते हैं हम चाय के ऊपर। चाय जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। प्लांटेशन अभी ऊपर पढ़ाया था ना मैंने कि लंबे लार्ज पार्ट ऑफ लैंड पे एक ही क्रॉप बोई जाती है, तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और उसी का एग्जाम्पल जो है वो टी है। तो 2020 में चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर था, इंडिया सेकेंड था टी प्रोडक्शन में। क्लाइमेट चाहिए हॉट और ह्यूमिड वाला, गरम और नमी वाला। सॉइल टाइप चाहिए जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस हो और ऑर्गेनिक मैटर हो और बहुत फर्टाइल होनी चाहिए, ऐसी सॉइल चाहिए। रेनफॉल है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक। ओके, स्टेट्स देख लो, आसाम, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जयपुरी डिस्ट्रिक्ट्स एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। और इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी भी वर्ल्ड में बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है उसकी गुड क्वालिटी के लिए। कौन सी देश की कॉफ़ी? ऑब्वियसली इंडिया की, है ना। और इसका जो मतलब स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, वो हुआ था बाबा बुडन हिल्स पे। इसका कल्टीवेशन है नीलगिरी इन कर्नाटका और केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स वगैरह में। ठीक है, आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल। तो ये मतलब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में, पहला चाइना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फूड एंड वेजिटेबल आते हैं और इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल जो कि इंडिया में है वो है मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब। इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स कौन से हैं? मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, लीची, गवावा, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट और ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं भाई नॉन फूड क्रॉप्स पे, जो कि खाने के लिए यूज नहीं होती, वो सिर्फ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज के लिए सीमित रहती हैं। ठीक है, जैसे कि फाइबर क्रॉप्स जिससे कि धागा निकलता है क्लोथिंग वगैरह के लिए, और फूड वाली तो बस खाने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। ठीक है, तो रबर जो है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप कौन सी होती है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्रॉप दैट आर ग्रोन इन रीजन विद हाई टेम्परेचर। जहाँ सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगी, उस एरिया में आपकी रबर उगेगी। और स्पेशल कंडीशन भी चाहिए, जैसे कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। क्लाइमेट मॉइस्चर वाला, ह्यूमिड, हॉट होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव होगा। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और एरिया है केरला, तमिल, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स इन मेघालय। अब आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। फाइबर क्रॉप्स मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जिसमें से धागा निकलता है। ओके, जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। हेम्प जो है ना वो मेडिसिनल यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये जो पहली तीन है, कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो आपको मिल जाएंगी, मतलब सॉइल में उगा सकते हैं। लेकिन ये जो सिल्क है ना, ये सिल्क वॉर्म से आता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो है वो ग्रीन लीव्स पर, जो मलबरी, मलबरी एक टाइप का पौधा है, उसकी हरी पत्तियों पे बैठते हैं सिल्क वॉर्म, और सिल्क वॉर्म के ककून्स बनते हैं और उन ककून्स में से आपका सिल्क निकलता है। ठीक है, तो जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग होती है उससे सिल्क फाइबर बन पाता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ओके, अच्छा, अब आते हैं कॉटन पे। इंडिया को माना जाता है कि वो कॉटन का एक ओरिजिनल होम है, यहीं से कॉटन आया था। और यहाँ कॉटन जो है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, मतलब कॉटन के कपड़े की, ये उसके लिए कॉटन जो है रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। ऑब्वियसली कॉटन से ही कॉटन का कपड़ा बनेगा, है ना। तो 2017 में इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का, और फर्स्ट चाइना पे है। सॉइल इसको चाहिए ब्लैक, और ये डकन प्लेट्यू वगैरह के आसपास ब्लैक सॉइल होती है। क्लाइमेट इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल में उग जाती हैं। और क्लाइमेट, और देखो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब ओस नहीं गिरनी चाहिए उसमें, ब्राइट सनशाइन भी चाहिए। एरियाज देखो, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। बेसिक फैक्ट्स है, यही याद करने पड़ेंगे। खरीफ क्रॉप है और 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। बात करते हैं जूट की। गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, है ना। ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल मतलब कि जहाँ पर, जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो। ये जैसे कि वेस्ट बंगाल में ना, जहाँ पर हुगली रिवर होती है, उसी के पास में उगाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना।
और ये एक नदी के पास वाले किनारे पे जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी होती है, साथ के साथ उसमें पानी भी होता है उस मिट्टी में, और सॉइल जो है रिन्यू होती रहती है हर साल, तो वहां पर ये उगते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर चाहिए, और मेजर स्टेट्स हैं बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और मेघालय। ओके, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब भाई सरकार ने क्या क्या किया एग्रीकल्चर को लेके, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1960 और 17 में कुछ एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम लिए थे, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, है ना। और भी जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए थे, जिसमें इन्होंने गोल बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हम इन 5 साल बाद ये सब चीज़ें अचीव कर लेंगे इन द एग्रीकल्चर एस्पेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च हुई है ज़मीन को सुधारने के लिए, ज़मीन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी, और कुछ स्कीम जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, मौसम कैसा रहेगा, वेदर बुलेटिन्स, प्रोग्राम रेडियो और टेलीविजन पे चलाए जाते हैं, और फार्मर्स के बेनिफिट के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। गवर्नमेंट ने एमएसपी भी लॉन्च किया, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता था पहले कि किसान जो हैं वो बहुत मेहनत से हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और जब वो उस अन्न को बेचने जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट वाले बहुत कम प्राइस देते हैं, मतलब कि जितना उन्हें मिलना चाहिए किसानों को उससे बहुत कम देते हैं, तो उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था किसानों को, तो अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करेंगे। जिन्होंने 7-8 महीने की मेहनत करी है और तब भी उनको जाके प्रॉफिट ना मिले, और जिन्होंने लोन लिया होता था वो उसका भुगतान भी कैसे होगा, है ना। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए होता है, एज वेल एज सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस को देखा और एमएसपी लॉन्च कर दिया। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने हर क्रॉप का रेट लिख दिया कि इतना तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा, इससे नीचे कोई फार्मर नहीं बेचेगा, और अगर किसी के साथ अन्याय फिर भी होता है एमएसपी के बाद, तब उसको कड़ी सज़ा मिलेगी जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, और एमएसपी से ज़्यादा भी वो प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान। ठीक है, सो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रेन्यूमरेटिव मतलब सैलरी और अच्छे से प्राइसेस रखे हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एनिमल की ब्रीड सुधारनी थी और उनके मिल्क कंटेंट की ग्रोथ भी बढ़ानी थी, तो मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसी चीज़ को हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये यूज होते हैं ताकि क्रॉप्स जो है वो भर भर के उगे, है ना। इसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और वीट की प्रोडक्शन के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया था, बट इसके कुछ काफ़ी बेकार रिजल्ट्स भी निकले, जैसे कि ज़मीन बेकार होने लग गई क्योंकि केमिकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया क्योंकि ज़्यादा इरिगेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी जो थी, मतलब कि जो ज़मीन वगैरह में इतने सारे जीव जंतु होते हैं वो मर गए थे। ठीक है, और रिच और पुअर फार्मर्स का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा ऊपर नीचे होने लग गया था। अब बात करते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्राइस फिक्स किया हुआ है कि इतना तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अच्छा, और इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में, वो अब हम देख लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और एग्रीकल्चर जो है इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टिकाव है ना। अगर एग्रीकल्चर चला जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ऑब्वियसली वैनिश हो जाएगा, और इंडिया की इकोनॉमी भी बिल्कुल डूब जाएगी अगर एग्रीकल्चर चला गया तो। और सबसे पहली बात, लोग बाग क्या खाएंगे, समझ रहे हो। तो 26% GDP जो है वो एग्रीकल्चर से ही हो रही है, और हमारे देश में जो खाना है वो सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से आ रहा है। कितना क्या कंट्रीब्यूट कर देता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, तो 2010 और 11 में एक सर्वे किया गया था, उसमें 52% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ना। तो जब एग्रीकल्चर का शेयर अगर डिक्लाइन होगा तो जीडीपी भी ऑब्वियसली डिक्लाइन होगी, और इकोनॉमी के बाकी पार्ट्स भी कम होते चले जाएंगे।
अगर हमें इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारना है, इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्रीकल्चर को मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना दे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट सेटअप किए हैं एग्रीकल्चर के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ICAR, फुल फॉर्म याद कर लेना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी सर्विस मतलब कि जो जानवरों के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, कि इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के फेवर में क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करे हैं। एक तो फसल बीमा, ठीक है, कि क्रॉप्स अगर जैसे कभी कभी बारिश अच्छी नहीं आती, लोन लिया होता है किसानों ने, तो फसलें अगर खराब हो जाती है तो फसल का बीमा होता है, ठीक है। लोन फैसिलिटीज उनको ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाए, MSP उन्होंने अनाउंस किया है, और वेदर बुलेटिन स्पेशल मिलती हैं, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स होते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है टीवी, रेडियो, नई नई टेक्नोलॉजीज और टूल, फर्टिलाइजर्स, ये सब टीवी पर आते रहते हैं। GDP क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है, और एक साल में हमारे देश के अंदर कितने फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं बाय द प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, तो वो सब, उन सभी प्रोडक्ट्स का प्राइस मिला के उसको हम GDP कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये हुई थी फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के आधार पर इसको बनाया गया था, और ये फूड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है, जैसे कि इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट मिलती है, मतलब कि MSP इसी की वजह से आता है, और पूरे देश में जो अन्न है वो हर देश के कोने तक जा सके विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS, राशन शॉप्स, ठीक है। PDS क्या होता है? ये गवर्नमेंट ने कुछ दुकानें खोली हुई हैं जिससे कि जो फूड है, जो राशन है, जैसे कि आपका व्हीट, राइस, जवार, बाजरा, और नॉन फूड कम्युनिटीज़, जैसे कि रबर, और भी काफ़ी सारे अभी हमने नॉन फूड पढ़े हैं ना, रबर, कॉटन वगैरह, तो ये सब भी सोसाइटी के हर नीडी सेक्शन तक पहुंचना, वो भी कम से कम रेट में, जैसे कि 2 रुपए पर किलो चावल मिलते हैं, इस टाइप से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही हुआ है दोनों चैप्टर्स में, इकोनॉमी में भी और हिस्ट्री में भी, कि कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज, और साथ के साथ पीपल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, इन सब का मूवमेंट होना, गुड्स का मूवमेंट होना बिटवीन सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर हमें पढ़ना नहीं है। अब किस किस तरीके से एग्रीकल्चर को सुधारा जा सकता है इंडिया में, वो देख लेते हैं। एक तो फार्मर्स की हेल्प करके, फार्मर्स को सब्सिडी देके। आप देखोगे, अगर एग्रीकल्चर को देखोगे ना, तो आजकल फार्मर्स जो हैं उन क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन क्रॉप्स पे जो हमारी सरकार है वो सब्सिडी देती है, ठीक है। तो सब्सिडी भी आ जाती है, लोन बहुत सस्ते रेट में फार्मर्स को मिल जाता है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी बंदोबस्त सरकार करवा के देती है, और प्रोटेक्शन मिलती है, क्रॉप का इंश्योरेंस मिलता है, MSP है, ग्रामीण बैंक, KCC है, और स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी मिलती हैं। लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म भी है, कि मतलब ज़मीन जो है केमिकल की वजह से ख़राब ना हो, तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनली जो चैप्टर है वो खत्म होता है, एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो। साथ ही साथ और भी इससे अलावा भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देती हूँ, आप उसको भी फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।